नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज इस YouTube वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तर भारत के विशाल मैदान। तो दोस्तों सीधा पढ़ते हैं, और जो जो मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा वो आपको जॉटेड डाउन करने हैं अपनी नोटबुक में। दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले उत्तर भारत के विशाल मैदान। ये विशाल मैदान मुख्यतः सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है इनका निर्माण। इसे गंगा या व ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। यह मैदान पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र तक, पूर्व पश्चिम मतलब सिंधु जम्मू कश्मीर से ब्रह्मपुत्र अरुणाचल तक फैला हुआ है। यह एक समतल मैदान है और इसके उच्चावच में बहुत कम अंतर है। उच्चावच मतलब अप डाउन, ऊपर नीचे में बहुत कम अंतर है, ऊंचाई नीचाई में बहुत कम अंतर है, इसीलिए समतल है। यह मैदान पूरब से पश्चिम तक लगभग 3200 किलोमीटर तथा लंबा तथा लगभग 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 150 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। दोस्तों इस मैदान के समुद्र तल से ऊंचाई सिर्फ 50 से 150 मीटर तक है। इस क्षेत्र की उपजाऊ मिट्टी, उपयुक्त जलवायु तथा पर्याप्त जलापूर्ति कृषि कार्य के विकास में बहुत सहायक होती है। तो जो ये मैदान होता है इसमें कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है, इसलिए क्या होता है उपजाऊ क्षेत्र भी इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं। उत्तरी मैदान को उच्चावच व भौतिक लक्षणों के आधार पर 5 महत्वपूर्ण प्रदेशों में विभाजित किया जाता है: भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। अब दोस्तों हमने जो पर्वतीय क्षेत्र पढ़े हैं, शिवालिक तक पढ़े हैं। जो शिवालिक का जो निचला भाग होता है वहाँ से शुरू होता है भाबर, और धीरे 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 ऊंचाई कम होती आती है और ये पहुँच जाता है डेल्टा तक। तो दोस्तों पहले पढ़ते हैं भाबर के बारे में। उत्तर भारत में शिवालिक के गिरिपद, गिरिपद मतलब निचला भाग वाले प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी, तीस्ता जो वहाँ बहती है, नेपाल में बहती है, तक के क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। यह भूभाग हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए पत्थर, कंकड़, बजरी आदि के जमाव से बना है। इसकी चौड़ाई सामान्य तो 8 से 10 किलोमीटर होती है। इसकी चौड़ाई इस भूभाग में छोटी नदियाँ पत्थर, कंकड़, बजरी के ढेर से नीचे प्रवाहित होने के कारण अदृश्य हो जाती है। और यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों उपयुक्त नहीं है? क्योंकि इसमें जो छोटी नदियाँ आती है वो नीचे हो जाती है, मतलब जो कंकड़ पत्थर ऊपर रह जाते हैं और नदियाँ जो है ज़मीन के नीचे से निकल जाती है आगे। इसलिए भूमि क्या है, इसमें मिट्टी नमी नहीं होती है, क्योंकि नदियाँ नीचे से अंदर ही अंदर से निकल गई हैं। तो ये क्या होता है, कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है। अब बात करते हैं दोस्तों तराई क्षेत्र की। यह क्षेत्र भाबर प्रदेश के दक्षिण तथा दलदली क्षेत्र है तथा बारीक कंकड़, पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी से बना है। इसकी चौड़ाई लगभग 10 से 20 किलोमीटर है। हमारी जो बाबर थी उसकी 8 से 10 थी, और तराई के 10 से 20 किलोमीटर चौड़ाई। अब बाबर क्षेत्र में जो नदियाँ अदृश्य हो जाती है, बाबर क्षेत्र में जो नदियाँ ऊपर कंकड़ पत्थर है नीचे से अदृश्य हो जाती है, वो तराई क्षेत्र के धरातल पर पुनः दृश्यमान हो जाती है। वर्षा की अधिकता के कारण तराई क्षेत्र का विस्तार पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में ज़्यादा होता है, मतलब पूर्व नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। इस क्षेत्र में ढाल की कमी के कारण पानी बिखरा होता है, जिससे इस क्षेत्र की भूमि सदैव नम रहती है और कृषि के लिए विशेषकर गन्ना, चावल, गेहूं के लिए अधिक उपयोगी होता है। क्यों होती है? क्योंकि गन्ना, चावल, गेहूं के हमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, और इसका पानी तो सतह के ऊपर बहता है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं बांगर की। तो ये एक तरह से जो तराई में हो रहा था और बहुत ज़्यादा उससे उल्टा हुआ है, उल्टा क्षेत्र है बांगर। ये उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बनी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बनी है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुरानी जलोढ़ का भाग है। इसका विस्तार जो है पंजाब व उत्तर प्रदेश के मैदान भाग में पाया जाता है। इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं। शुष्क क्षेत्रों में इसे लवणीय तथा क्षारीय उत्पीड़न देखे जाते हैं, जिसे रेह या कल्लर कहा जाता है। रेह कलर किसे कहते हैं? शुष्क क्षेत्रों में, जो ठंडे क्षेत्र है वहाँ लवणीय व क्षारीय उत्फुल्लन देखा जाता है। इन्हें रेह या कल्लर कहा जाता है। बांगर क्षेत्र नदियों के बाढ़ वाले मैदान के तल से ऊपर स्थित है। जब जहाँ बाढ़ आती है, मतलब जहाँ पानी पानी होता है जिस मैदान में, उससे जस्ट ऊपर होता है, और यहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता, और यहाँ पानी की बहुत कमी हो गई। तो इस क्षेत्र में कार्य में कम उपयोगी होती है, मतलब कृषि कार्य है तो कम उपयोगी होता है। क्यों? पानी की कमी है। मेन जो मैदान है उसमें पानी की कमी है, और जहाँ बाढ़ आती है उससे जस्ट ऊपर है। इससे भूमिगत जल स्तर की गहराई अधिक होती है। जो भूमिगत जल, मतलब इसके भूमि पर तो ऊपर जल नहीं है, नीचे भूमिगत जल स्तर है, उसकी गहराई भी बहुत ज़्यादा है। तो ये कृषि के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। बांगर प्रदेश में अपक्षय का कारण भूमि के ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो गई है और वहाँ की कंकरीली भूमि मिलती है। वहाँ क्या मिलती है? कंकरीली भूमि मिलती है। ऐसी भूमि को भूड़ कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों खादर की। यह उत्तर भारत के मैदानों की निचली भूमि है जो नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित है। खादर क्या है? नवीन जलोढ़
और जो इससे पहले हमारा था बांगर, ये है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। जो नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित है, इसे कांप मिट्टी भी पाई जाती है, इसमें कांप मिट्टी भी पाई जाती है। इसका विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में है। खादर क्षेत्र नदियों के निचले हिस्से में स्थित होता है, जिस पर बाढ़ के समय जलोढ़ की नई परत जम जाती है। यह क्षेत्र कृषि कार्य हेतु बहुत उपजाऊ होता है। इसमें भूमिगत जल स्तर बहुत ऊंचा है, मतलब जल स्तर होता है और भूमिगत जल स्तर बहुत ऊंचाई पे होता है, इसलिए पानी आसानी से मिल जाता है हम जो भी फसल इसमें बोएंगे। खादर भूमि की मृदा में चीका की अधिकता होती है, चीका मतलब माहिन कण की अधिकता होती है, जो इसे नमी धारण करने की क्षमता प्रदान करती है। यह क्षेत्र मिट्टी, चावल, जूट, गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि के लिए प्रसिद्ध उपयोगी होती है, जो कि जिसमें क्या होता है, पानी की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं दोस्तों डेल्टा की। अब डेल्टा क्या है, यह खादर मैदान का ही बड़ा हुआ भाग है, मतलब जो खादर मैदान है उसका बड़ा हुआ भाग है। इसका विस्तार निचली गंगा घाटी पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो डेल्टा कहाँ पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इसमें पुराना या नया पंख या तथा दलदल सम्मिलित है। इसमें क्या क्या सम्मिलित है, पुराना पंख, पंख का मतलब होता है मिट्टी और जल का मिश्रण सम्मिलित है, और दलदल सम्मिलित है। ये उच्च भूमि में चार कहते हैं, इसे उच्च भूमि को, इसकी यहाँ उच्च भूमि को चार कहते हैं। जो डेल्टा कहते हैं, जो उच्च भूमि है उसे क्या बोलते हैं, चार कहते हैं। अब दोस्तों उत्तर भारत के विशाल मैदानों को प्रादेशिक आधार पर मुख्यतः, अब चार, वो तो हमारे क्या था, वो ये हमारे जो बांटे थे वो किस आधार पर बांटे थे, वो हमने उच्चावच और भौतिक लक्षणों के आधार पर बांटे थे। अब बांटे हैं हमने प्रादेशिक आधार पर। विशाल मैदान के प्रादेशिक आधार पर मुख्यतः चार वर्गों में बांटा है, जैसे पंजाब के मैदान, गंगा के मैदान, राजस्थान के मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान। आइए पढ़ते हैं इनको। पहले बात करते हैं पंजाब के मैदान में। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। अब सिंधु की क्या क्या सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, पांच नदियाँ, पांच नदियाँ पंजाब के द्वारा निर्मित मैदान को पंजाब का मैदान कहते हैं। उसका भौगोलिक विस्तार भारत एवं पाकिस्तान दोनों देशों में है, और पाकिस्तान में ज़्यादा विस्तार है इसका। अब भारत में पंजाब के मैदान के अंदर बारी तथा बिस्त दोआब के क्षेत्र आते हैं, जो कि कृषि के लिए बहुत उपयोगी है, मतलब बहुत ज़्यादा भारत को एक विकसित क्षेत्र बनाते हैं। भारत के विकसित विकसित क्षेत्र है कौन सा, बी बारी तथा बिस्त दोआब वाले क्षेत्र। बारी क्या है, व्यास और रावी नदी के बीच की जो उपजाऊ भूमि है उसको बारी कहते हैं, और बिस्त को कहते हैं व्यास और सतलुज नदी के बीच की जो उपजाऊ भूमि है। पंजाब की पुरानी जलोढ़ भूमि मतलब बांगर को बैड लैंड कहते हैं। जो बांगर है, जो पुरानी जलोढ़ भूमि है जहाँ की जो कम उपजाऊ है, उससे क्या कहें, बैड लैंड कहेंगे, क्योंकि यहाँ हमारी फसल उगती नहीं है, इसे हम बैड लैंड कहेंगे। फिर पंजाब के पर्वतीय मैदान में नदियों के द्वारा अपरदन से निर्मित भूमि को चास कहते हैं। जो पर्वत पदीय है, पर्वत होते हैं, पर्वत के नीचे वाले जो मैदान है वो नदियों में अपरदन हो जाता है वहाँ, तो उसे हम क्या कहते हैं, चास कहते हैं या चोस कहते हैं। इस प्रकार के चोस होशियारपुर जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। जो पंजाब का होशियारपुर जिला है वहाँ चोस सर्वाधिक पाया जाता है। अब दोआब आया था, अभी दोआब क्या कहते हैं, दो नदियों के बीच स्थित भूमि को दोआब कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भारत में सिंधु नदी तंत्र। बिस्त दोआब ब्यास और सतलुज के बीच का क्षेत्र है। बारी दोआब व्यास और रावी के बीच। रचना दोआब रावी और चेनाब के बीच। चज दोआब चेनाब और झेलम के बीच। सिंधु सागर दोआब झेलम, चेनाब और सिंधु के बीच। अब बात करते हैं तो गंगा के मैदान। गंगा के मैदान में तीन भागों में बटा है, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, निम्न गंगा। ऊपरी गंगा जो है रोहिलखंड का मैदान, अवध के मैदान। मध्य गंगा पूर्वी उत्तर प्रदेश के मैदान, बिहार के मैदान। और निम्न गंगा है बंगाल के मैदान। अब जो बिहार का मैदान है वो भी तीन भागों में, सारण का मैदान, मगध का मैदान और मिथिला के मैदान। इसका विस्तार जो है उत्तर प्रदेश, हिमालय, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तक है। गंगा तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान को मुख्यतः तीन मैदानी प्रदेश में पाया जाता है, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा, जो हमने पढ़ लिया ऊपर। गंगा के मैदानों की रचना एक अग्रगर्त फोर डीप में हुई है। जब प्रायद्वीप भूखंड ने हिमालय के दक्षिण प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रगर्त निर्मित हो गया, जो धीरे धीरे हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से भर गया, जिसे अंततः गंगा के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। अब दोस्तों यह है, ये अपर गंगा प्लेन है, ये मिडिल गंगा प्लेन है, और ये पश्चिम बंगाल में लोअर गंगा प्लेन है। तो गंगा के मैदानों से पूर्व में पश्चिम की ओर जाने पर बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा होने वाली वर्षा की मात्रा में समुद्र से दूरी बढ़ने पर कमी आती है। समुद्र से दूरी होगी तो वर्षा में कमी आती है। मध्य गंगा के मैदान बाढ़ में सर्वाधिक प्रभावित है। जैसे मध्य गंगा देखेंगे आप, ये वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, ये सब ज़्यादा बाढ़ यहीं रहती है। मध्य गंगा के मैदान में गोखुर झील क्या ऑक्सबो लेक अधिक पाई जाती है। ऑक्सबो मतलब एक अर्धचंद्राकार क्षेत्र बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि नदी से हट के एक लाइन और निकलती है पानी की, जो क्या बनाती है, ये लेक बनाती है, अर्धचंद्राकार लेक बनाती है। गंगा के मैदानों में यत्र तत्र गर्त पाए जाते हैं।
जिसे पटना के निकट जल्ला तथा मोकामा के निकट टाल कहते हैं। जो गर्त पाए जाते हैं उसे पटना के निकट जल्ला और मोकामा के निकट टाल कहते हैं। पश्चिम बंगाल में जल के भरे ऐसे गर्तों को बील कहते हैं। जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिले का पर्वतीय तथा तराई क्षेत्र को द्वार कहलाता है। उसका पर्वतीय और जो तराई क्षेत्र है उसे द्वार कहते हैं। कहाँ? जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिले में। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के मैदान। इसका विस्तार पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर भारत पाकिस्तान सीमा तक, उत्तर में पंजाब हरियाणा के मैदान तथा दक्षिण में गुजरात के मैदान तक है। राजस्थान का मैदान तथा केंद्रीय उच्च भूमि के बीच अरावली पर्वत एक विभाजक रेखा कार्य करती है। तो राजस्थान के मैदान और केंद्रीय उच्च भूमि, इसके बीच एक अरावली भूमि है, ये अरावली पर्वत है, ये विभाजक रेखा के रूप में कार्य करती है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान के मैदान में राजस्थान बांगर और धार मरुस्थल की विभाजक रेखा है। अविभाजक रेखा क्या है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। राजस्थान का जो बांगर की उर्वरा भूमि को रोही कहा जाता है। राजस्थान के मैदान में थार मरुस्थल खनिज तेल, जिप्सम और नमक के भंडार की दृष्टि से भारत के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ कृषि हेतु जल संस्थान के लिए इंदिरा गांधी नहर का विकास किया गया है। राजस्थान के मैदान में सांबर झील भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। लूनी नदी भी इसकी प्रमुख नदी है। इस क्षेत्र में पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अफवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को वॉल्सन कहते हैं और छोटी झीलों को प्लाया कहते हैं। मतलब इस क्षेत्र में समतल गर्त को वॉल्सन और छोटी झील को प्लाया कहते हैं। सांबर झील जो है वॉल्सन का ही अच्छा उदाहरण है तथा डीडवाना, कुचामन, सरगोल तथा अन्य झीलें प्लाया के उदाहरण हैं। समस्त मरुस्थलीय प्रदेशों में रेतीले टीले होते हैं, बरखान पाए जाते हैं। राजस्थान के मैदान में एक बड़ा बालू का स्तूप, जो बालू के स्तूप बनते हैं वो भी है, वो भी पाया जाता है, जो बालू से ढका हुआ है एक स्तूप। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में। यह मैदान ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित यानी बहाए हुए किया गया विशाल मैदान का सुदूर पूर्वी भाग है। मैदान का सामान्य ढाल दक्षिण पश्चिम की ओर बंगाल की खाड़ी की तरफ है, जो उसका सामान्य ढाल है। और ढाल प्रवणता में कमी होने के कारण इस क्षेत्र में कई नदियाँ द्वीप बन जाते हैं। तो ढाल प्रवणता होती है उसमें कमी आती है तो कहीं क्या बन जाते हैं? नदी द्वीप बन जाते हैं, जैसे माजुली द्वीप। असम घाटी के उत्तरी किनारों का ढाल खड़ा, परंतु दक्षिण किनारे का ढाल मेघालय की तरफ मंद होता है। यह मैदान भारत के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है। कौन सा? ब्रह्मपुत्र का मैदान। तथा यहाँ मुख्य रूप से चावल और पटसन की खेती की जाती है। ब्रह्मपुत्र मैदान के कुछ भाग में सहायक नदियों द्वारा निर्मित शंकुओं का निर्माण करती है सहायक नदी, जिससे क्या होता है, जो हमारे जो नदी का प्रवाह मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है। उसके कारण गोकुर झील, बील, दलदल और तराई क्षेत्र बन जाते हैं। कैसे क्षेत्र बनते हैं? गोकुर झील, बीर, दलदल तथा तराई क्षेत्र बन जाते हैं। किस कारण बन जाते हैं? शंकों के कारण, जो प्रवाह क्षेत्र में प्रवाह मार्ग में अवरुद्ध हो जाती है। तो दोस्तों यहीं तक था उत्तर के विशाल मैदान। अब अगली वीडियो में हम दोस्तों भारतीय मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उत्तर के विशाल मैदानों में इतने टॉपिक थे, सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को आप आराम से पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।